जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चेंजी और यूजिन पिपीलोंग को साथ लेकर फ्लावर वैली की तरफ निकल पड़ी। वहीं पर ज़ाओजिन भी वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में पहुंच चुका था, जहां पर गॉड ऑफ लाइट की इबादत होती है। तो ज़ाओजिन ने मैजिकल बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए वहां पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू कर दिया। साथ ही यहाँ पर ज़ाओजिन की केली के साथ मुलाकात हो गई और केली ने उसे बताया कि 10,000 सालों का जो भी इतिहास है उसे चर्च ऑफ लाइट ने सील कर दिया, लेकिन एक एंशिएंट ट्राइब के पास ज़ाओजिन के सवालों के जवाब मिल सकते थे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ड्यूक का पैलेस दिखाया गया, जहाँ पर एक पार्टी चल रही थी। वली वही पार्टी है जिसका केली ने ज़ाओजिन के पास जिक्र किया था। यहाँ से ज़ाओजिन की इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी सी मदद मिल सकती थी। साथ ही हम ड्यूक को भी देख पाते, जो कि काफी ज्यादा अय्याश था। दरअसल ये एक एल्फ है और एल्फ काफी ज्यादा प्राउड थे। एल्फ तो जन्म से ही मैजिशियन होते हैं और इनका लाइफ स्पैन है 500 सालों से ऊपर। वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में इन्हें काफी ज्यादा पावरफुल रेस के नाम से जाना जाता। और उतने में उस हाल में केली और ज़ाओजिन की एंट्री हो गई। केली आते साथ ही वहाँ मौजूद हर एक खूबसूरत लड़की की तारीफें करने लगा। वो कह रहा था कि एक लंबे अरसे के बाद मैं आप लोगों से मिल पा रहा हूँ और यकीन मानो आप पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बन गई। आपके चेहरे का नूर चांद को भी पीछे छोड़ दे। केली की यही तो खास बात थी, वो तारीफें करने में माहिर है और इसी वजह से वेस्टर्न कॉन्टिनेंट की लड़कियां उसकी दीवानी थी। उन्होंने तो ज़ाओजिन को साइड में पुश करते हुए सीधे जाकर केली को घेर लिया। ये सब देखकर तो ज़ाओजिन के भी होश उड़ गए, क्योंकि उसके ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में कभी भी उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं हुआ। इनफैक्ट ईस्टर्न कॉन्टिनेंट की लड़कियां तो उसकी दीवानी थी, मगर यहाँ पर ज़ाओजिन को किसी ने घास नहीं डाली। वो कहने लगा कि पता नहीं केली इतनी सारी लड़कियों को कैसे हैंडल कर सकता। मैं तो पहले से ही जानता था कि ये बंदा एक नंबर का थरकी होगा। और उतने में ये डोंग डोंग भी स्टोरेज बैग में से बाहर आ गया। वो तो इस पार्टी की चकाचौंध देखकर ही काफी ज्यादा खुश हो गया था। इधर एक वेटर ने ज़ाओजिन के हाथ में वाइन की प्याली थमा दी थी, मगर ज़ाओजिन उसे पी पाई इससे पहले डोंग डोंग ने उसे टेस्ट किया और ये वाइन उसे काफी ज्यादा बढ़िया लगी थी। इसलिए उसने फटाफट से जाकर वेटर की ट्रे से वाइन की प्याली उठा ली। सब डोंग डोंग को वहाँ देख सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सा नन्हा जानवर आया। वो कहते हैं कि शायद ये कोई मैजिकल पेट होगा। ऐसा क्रीचर तो हमने पहली बार देखा है। साथ ही कुछ लड़कियां कहने लगी कि ड्यूक की दावत में तो मैजिकल पेट को लाना अलाउड नहीं। अब तो ड्यूक काफी ज्यादा भड़क जाएगा। और होता भी बिल्कुल वैसे ही। ड्यूक औदिरा शराब के नशे में वहाँ पर पहुंच चुका था। वो कहने लगा कि मेरी इस दावत में जानवरों का आना अलाउड नहीं था, तो बताओ किसने इतनी जुर्रत की जो यहाँ पर एक लोली क्रीचर को लेके आ गया। ज़ाओजिन दिल ही दिल में कहने लगा कि इसके कान तो एकदम पॉइंटेड है, यानी कि जरूर से कोई एल्फ होगा। मगर ये बंदा काफी ज्यादा घमंडी है। और उतने में डोंग डोंग वाइन की घूंट लेते हुए औदिरा से कहने लगा कि कहीं गॉड ऑफ लाइट की रोशनी की वजह से तुम्हारी आंखें अंधी तो नहीं हो गई? तुमने मुझे मामूली सा जानवर बोलने की हिम्मत कैसे दिखाई? जरा अपनी आंखें खोलकर ठीक से देखो, मैं बिल्कुल भी मामूली नहीं। और अगर बात तुम्हारी की जाए तो तुम्हारे इन कानों की वजह से तुम मुझसे भी ज्यादा डरावने लगते। जो सुनते साथ ही औदिरा ने गुस्से में आकर अपना वाइन का ग्लास तोड़ दिया। वो कह रहा था साले नन्हे तोते, तेरी इतनी मजाल कि तुम मेरी ही दावत में आकर मेरा ही अपमान करे। आज तक मुझे किसी ने इस तरह से जलील नहीं किया था, इसलिए मैं औदिरा तुझे ड्यूल के लिए चैलेंज करता हूँ। साथ ही वहाँ आए हुए मेहमान भी डोंग डोंग को बात करता हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। वो कहने लगे कि नन्हा सा तोता तो काफी अच्छे से बोल भी लेता है। हमें तो लगा ही नहीं था कि ऐसा रेयर क्रीचर हमारी फेशा सिटी में मौजूद भी होगा। इसकी जुबान तो कैंची से भी ज्यादा तेज चलती। वहीं पर ज़ाओजिन और डोंग डोंग दोनों भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। डोंग डोंग औदिरा से कहने लगा कि तेरी इतनी औकात नहीं कि तू मुझे ड्यूल के लिए चैलेंज करे। इनफैक्ट तूने इस बेबी को काफी ज्यादा गुस्सा दिलाया है, इसका अंजाम बड़ा ही भयानक होगा। और इतना कहते साथ ही डोंग डोंग ने औदिरा पर एक जोरदार पंच हिट करते हुए उसे हवाई सैर पर भेज दिया। औदिरा तो सीधे जाकर छत में घुस गया था, जो देखते साथ ही सभी लोग काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वहीं पर ज़ाओजिन कह रहा था कि हमने कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इस बंदे ने मेरी नन्ही सी जान को जानवर बोला, तो अब ये भी सीलिंग से जल्दी से बाहर नहीं आ पाएगा। और अब औदिरा को छत में घुसाने के बाद डोंग डोंग डायलॉग मारता है कि मैं काफी अच्छा पर्सन हूँ, खून खराबा तो ना बाबा, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। और उतने में वहाँ पर औदिरा की फादर ओरिलिन की एंट्री हो गई और ज़ाओजिन को देखते हुए कहने लगे कि पता नहीं इस मेहमान को यहाँ पर किसने इनवाइट किया। जहाँ तक मैं जानता हूँ हमने तो इसे इनवाइट नहीं किया। साथ ही साथ ज़ाओजिन से कहने लगे कि हमने तुम्हें इनवाइट नहीं किया, तुम यहाँ खुद चले आए और बेवजह ही झगड़े कर रहे हो। क्या ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के वॉरियर्स दूसरे कॉन्टिनेंट में जाने
की बात ऐसे पेश आती है तो ज़ाओजिन फटाफट से ओरिलिन के सामने अपना सिर झुकाते हुए उन्हें रिस्पेक्ट देता है। वो कहता है कि मैं यहाँ आकर आपकी दावत को खराब नहीं करना चाहता था और ना ही यहाँ पर कोई ड्यूल हुई। हमने तो बस उस पर्सन को हल्की फुल्की पनिशमेंट दी जो कि इस पार्टी को बर्बाद करना चाहता था। और उतने में डोंग डोंग ओरिलिन से कहने लगा कि प्लीज गॉड ऑफ लाइट की खातिर अपने गुस्से को कम कर दीजिए। गॉड ऑफ लाइट ने बताया था कि माफी इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज है, इसलिए हमें भी माफ कर दीजिए। मैं दुआ करूंगा कि गॉड ऑफ लाइट की रहमत हमेशा आप पर बरसती रहे। वेल डोंग डोंग के मुँह से गॉड के बारे में ऐसी ऐसी बातें सुनकर वहाँ मौजूद लोग काफी ज्यादा हैरान थे। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये नन्हा सा क्रीचर चर्च के फादर जैसी अच्छी अच्छी बातें कर रहा। साथ ही वहाँ मौजूद एक सीनियर डोंग डोंग से कहने लगे कि तुम्हें तो हमारे गॉड ऑफ लाइट की टीचिंग के बारे में अच्छे से पता है। जो सुनते साथ ही डोंग डोंग ने दोबारा से भाषण पेलना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि गॉड ऑफ लाइट के रहमो करम हम पर हमेशा बरसते रहेंगे। उसकी मर्जी के बिना तो परिंदा भी पर नहीं मारता। गॉड ऑफ लाइट है चरवाहा और हम है उसके भेड़। हमने हमेशा गॉड ऑफ लाइट को प्रेज करना चाहिए। जो सुनते साथ ही चर्च के पोप काफी ज्यादा इमोशनल हो गए। वो खुश होते हुए कहने लगे कि प्रेज द गॉड ऑफ लाइट। इधर ज़ाओजिन तो दिल ही दिल में काफी ज्यादा खुश हो रहा था। वो कहता है कि ये नन्हा सा डोंग डोंग अब और भी ज्यादा शरारती बन गया। इसके भाषण के सामने तो चर्च का प्रीस्ट भी शर्मा जाएगा। मेरे ख्याल से मैंने यहाँ से जाने से पहले इसे किसी चर्च में छोड़ देना चाहिए। प्रीस्ट का जॉब ही डोंग डोंग के लिए एकदम परफेक्ट होगा। उतने में ये डोंग डोंग बताने लगा कि गॉड ऑफ लाइट की नजरों में इस दुनिया की हर एक लिविंग बीइंग सेम है। उनकी रोशनी उनकी ग्रेस जानवरों पर भी पड़ती है और इंसानों पर भी। मगर फिर भी इस ड्यूक ऑडिरा ने मेरा अपमान किया। गॉड ऑफ लाइट के रूल बुक के हिसाब से इस बंदे ने घमंड का पाप किया है। किसी न किसी दिन ये जहन्नुम की आग में जरूर झुलसेगा। जो सुनते साथ ही ओरिलिन काफी जोर जोर से हंसने लगे। वो कह रही थी अरे वाह तुम तो हमारे गॉड ऑफ लाइट के बहुत बड़े बिलीवर हो। गॉड ऑफ लाइट के लिए इतनी अटूट श्रद्धा तो हमारे दिल में भी नहीं है जितनी की तुम्हारे दिल में है। जिसके बाद ओरिलिन ज़ाओजिन से पूछने लगे कि क्या मैं अपने इस मेहमान का नाम जान सकता हूँ। तो केली तुरंत ही सामने आकर ओरिलिन को बताने लगा कि अंकल ये है मेरा दोस्त ज़ाओजिन। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। ये बंदा ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का काफी मशहूर टैलेंट है। अब ज़ाओजिन का नाम सुनते ही सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए क्योंकि इन्होंने भी ज़ाओजिन के किस्से सुन रखे थे। मगर वो ज़ाओजिन का लुक देखकर थोड़े से कंफ्यूज हो गए। वो कहते हैं कि इस बंदे ने बड़े बड़े कारनामे किए हैं, मगर इसका लुक देखकर ऐसा लगता है कि ये बस कोई ऑर्डिनरी कल्टीवेटर होगा। इसका अपीयरेंस तो बिल्कुल भी किसी फाइटर जैसा नहीं लगता। उतने में एक बंदा कहने लगा कि ज़ाओजिन को कम आंकने की गलती मत करना। ईस्टर्न डोंगचू का ये प्रोटेक्टर है। भले ही फिलहाल ही तुम्हें मामूली लग रहा, लेकिन अगर ये फाइटिंग के मूड पर आ जाए तो तुम्हारी पतलून गीली हो जाएगी। इधर ज़ाओजिन ने ड्यूक ओरिलिन के सामने एक स्पेशल तोहफा पेश किया। वो उन्हें तोहफा देते हुए कहने लगा कि गॉड ऑफ लाइट की रहमत आप पर हमेशा बरसती रहे। वेल गॉड ऑफ लाइट तो उस तोहफे को देखते साथ ही काफी ज्यादा शॉक हो गए। वो कहने लगे कि ये तो बीस्ट किंग की मैजिक क्रिस्टल कोर्स है और वो भी इतनी सारी। जिस पर ज़ाओजिन कहने लगा कि मैंने आपके लिए सेकंड और तीसरे रैंकिंग के मैजिकल बीस्ट की कोर्स को भी प्रिपेयर करके रखा है। दावत खत्म होते साथ ही वो तोहफा भी आपके घर पर पहुंचा दिया जाएगा। जो सुनते साथ ही ड्यूक ओरिलिन काफी ज्यादा खुश हो गए। ज़ाओजिन ने वाकई उन्हें इम्प्रेस कर दिया था। वो कह रहे थे ज़ाओजिन तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। आज के बाद तुम इस ओरिलिन के अच्छे दोस्त बन चुके हो। चलो रे जल्दी से कोई मेरे मेहमान को वाइन पिलाओ। और अब दोबारा से पार्टी शुरू हो गई। वहीं पर हम डोंग डोंग को देख पाते हैं जो कि एक लड़की की गोद में अपना सिर रख के पड़ा हुआ था। मगर अभी भी उसका भाषण कम नहीं हुआ। वो उन दोनों बंदियों को बता रहा था कि गॉड्स ने हमेशा टेम्पटेशन को बुरा माना। अगर तुम्हारे दिल में लालच है तो यकीन मानो शैतान का तुम पर इन्फ्लुएंस होगा और हमने तो शैतान को किसी भी कीमत पर जीतने नहीं देना। जो सुनते साथ ही वो लड़कियां उसका लाड करने लगी। साथ ही साथ उसे टाइम टू टाइम अंगूर भी खिलाए जा रहे थे। तभी डोंग डोंग कह रहा था कि एक अच्छी सी वाइन और बढ़िया सा खाना हमें करप्ट इंसान बनने पर मजबूर करता है और ये तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि खाने पीने के चक्कर में तुम लोग करप्ट बन जाओ। इसलिए मैं सारा खाना और वाइन अकेले ही गटक लूंगा ताकि तुम्हें इस घोर पाप से बचा पाऊं। सो इस तरह से डोंग डोंग ने गॉड ऑफ लाइट की बातें कर करके अपना पेट भरना शुरू कर दिया। खाना तो उसे मिल ही गया मगर लड़कियों की तारीफें और लाड़ मिले वो तो अलग हिसाब था। वही दूसरी तरफ हम ज़ाओजिन को देख पाते हैं जो कि चर्च के हाई प्रीस्ट से बात कर रहा था। हाई प्रीस्ट उससे कहते हैं कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम हमारी वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के इतिहास में इतनी ज्यादा दिलचस्पी रखते।
जिस पर ज़ाओचन कहने लगा कि वेस्टर्न कॉन्टिनेंट का हजारों सालों का इतिहास काफी ज्यादा फैसिनेटिंग है। अगर यही हिस्ट्री इतनी ज्यादा रोमांचक है तो पता नहीं 10,000 सालों पुराना इतिहास कैसा होगा। सो गाइज, यहाँ पर ज़ाओचन का आने का यही तो मकसद था। 10,000 साल पहले क्या हुआ था वो इसी पहेली को सुलझाना चाहता है। वो कह रहा था कि 10,000 साल पहले यहाँ पर जो लेजेंड्स थे वो कितने ज्यादा एपिक होंगे। जिस पर वो प्रीस्ट कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, लेकिन वो ईरा काफी ज्यादा मिस्टीरियस थी। मेरे पास भी 10,000 साल पुराने इतिहास की कोई जानकारी नहीं। उस ईरा से रिलेटेड कोई जानकारी रॉयल कैपिटल के ग्रैंड टेम्पल में मौजूद है। हो सकता है कि वहाँ से तुम थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हासिल कर पाओ। और तब तक ऑदिरा भी छत से नीचे आ चुका था। उसके साथ एक बंदी थी जो कि ज़ाओचन को बताने लगी कि मैं ऑदिरा की कजिन सिस्टर इयान हूँ। मैं दूसरे नेशन में होली मेडन की तलाश में गई थी और अभी अभी अपने सफर से वापस आई। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मेरा भाई तो पूरी तरह से अय्याश हो चुका। तो उसके बिहाफ में मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो हम दोनों डांस कर सकते हैं। तो ज़ाओचन ने भी उसके इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लिया। वो कहने लगा कि ऑदिरा को देखकर मुझे ऐसा फील हुआ कि सभी एल्फ घमंडी है, मगर तुम तो अपने भाई से काफी ज्यादा अलग हो। जिसके बाद इन दोनों ने भी डांस करना शुरू कर दिया। ज़ाओचन इस मौके को भी गंवाना नहीं चाहता था, तो इयान से जानकारी हासिल करने की कोशिश करने लगा। वो उसे बताने लगा कि मैंने वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के एक फॉरेस्ट के बारे में सुना था। ये फॉरेस्ट एंशिएंट और मिस्टीरियस है। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग वहाँ पर एक एंशिएंट ट्राइब रहती आ रही। तो क्या तुम कभी उस फॉरेस्ट में गई हो? जिस पर इयान बताने लगी कि वो एंशिएंट फॉरेस्ट काफी ज्यादा रहस्यमयी है। हमारे वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में आने वाला हर एक मुसाफिर उससे अट्रैक्ट हो जाता। हर साल न जाने कितने ही सारे वॉरियर्स उस जंगल में चले जाते, लेकिन वो दोबारा कभी वापस लौट कर नहीं आए। वो तो इस तरह से गायब हो जाते हैं मानो इस दुनिया में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। और मुझे ताज्जुब हो रहा कि तुम भी उसी एंशिएंट फॉरेस्ट को लेकर क्यूरियस हो। अगर तुम वहाँ जाने की प्लानिंग बना रहे हो तो मैं तुम्हें एक सलाह जरूर दूंगी, डीप फॉरेस्ट में मत जाना। अगर तुम उस वीराने में चले गए तो हो सकता है तुम दोबारा वापस ना आ पाओ। ऐसा कहा जाता कि उस एंशिएंट फॉरेस्ट में हमारे वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर्स का घर है। वो लोग कई सौ सालों से वहाँ पर रहते आ रहे। अब वो लोग वहाँ पर क्या करते हैं ये तो किसी को नहीं पता, मगर उन्हें किसी की भी दखल अंदाजी बिल्कुल भी गवारा नहीं। उसकी बातें सुनकर ज़ाओचन को अपने फादर की कही बातें याद आने लगी। उन्होंने उसे बताया था कि इमॉर्टैलिटी को हासिल करके एक गॉड बनना काफी ज्यादा मुश्किल है। ये एक बड़ी भयानक बात है जिसमें इंसान भी इंसान जैसे नहीं रहता। और उतने में इस पार्टी में एक और बंदे की एंट्री हो गई। वेल, उसे वहाँ देखते साथ ही कोई भी खुश नहीं था। इनफैक्ट मेहमानों को तो और भी ज्यादा टेंशन आ गया। वो आपस में ही बातें करने लगे कि पता नहीं ये बंदा यहाँ पर क्यों आया होगा। और अब वो बंदा सीधे जाकर ज़ाओचन के सामने खड़ा हो गया। वो कह रहा था, अच्छा तो तुम हो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के ज़ाओचन, तुम वहाँ के टॉप टैलेंटेड जीनियस में से एक हो। तो ज़ाओचन उससे कहने लगा कि पता नहीं तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो और तुम्हारा मुझसे क्या काम है। तो बंदा उसे बताने लगा कि मेरा नाम है वाइकाउंट ऑरो, मैं एक ड्रैगन नाइट हूँ और मेरा काम है वेस्टर्न कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करना। मैंने सुना था कि तुम काफी ज्यादा घमंडी हो, तो क्यों ना आज तुम्हारी स्ट्रेंथ को चेक किया जाए। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हें मिली हुई लेजेंडरी रेपुटेशन के लायक हो भी या नहीं। वेल, औरों की बातें सुनते साथ ही सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। वो कहते हैं कि औरों के पास एक जायंट ड्रैगन है। ज़ाओचन तो कभी भी इस बंदे को हरा नहीं पाएगा। वेल, यहाँ पर ज़ाओचन समझ चुका था कि ये जगह ऐसी है कि यहाँ पर पावर को ही इम्पोर्टेंस दिया जाता। तुम कितने नेक दिल हो इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, वैसे भी मुझे अपना नाम यहाँ पर एस्टेब्लिश करना था ताकि सभी लोग मुझे जान सके। मुझे अपनी अथॉरिटी एस्टेब्लिश करने के लिए एक तगड़ी बैटल की जरूरत थी और ये बंदा तो खुद ही वो मौका लेकर मेरे पास आ गया। और अब हमें अगले दिन की कहानी दिखाई जाती है। सिटी के सभी लोग एक भव्य अरीना में पहुंच चुके थे, मगर यहाँ पर ज़ाओचन का एक भी सपोर्टर नहीं। सभी लोग औरों के नाम से चिल्ला रहे थे। सभी लोग औरों को मोटिवेट करते हुए कहने लगे कि जल्दी से इस बंदे को हराकर हमारे वेस्टर्न कॉन्टिनेंट को प्राउड फील कराओ। वेल, यहाँ पर ज़ाओचन और डोंगडोंग भी अपने अपोनेंट के आने का इंतजार कर रहे थे और उतने में एक ड्रैगन उनके सिर के ऊपर से फ्लाई करने लगा। ज़ाओचन कह रहा था, अरे बाप रे, ये कितना मैसिव ड्रैगन है। डोंगडोंग कह रहा था, अरे बाप रे, ये कितना बड़ा मांस का टुकड़ा है, इसे हजम करना तो मेरे लिए भी मुश्किल होगा। दरअसल ये औरों का ड्रैगन था और वो जानबूझकर अरीना में लेट आया ताकि सभी लोग उसकी इस ग्रैंड एंट्री को विटनेस कर पाए। वहीं पर केली कह रहा था कि अगर ज़ाओचन ने इस मुकाबले को शानदार तरीके से जीत लिया तो पूरे वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में इसका दबदबा होगा।
ये बंदा तो एक ही दिन में मशहूर हो जाएगा। वही दूसरी तरफ ड्यूक ऑदिरा सोच रहा था कि आज तक औरा ने एक भी बैटल नहीं हारी और मुझे पूरा यकीन है कि वो ज़ाओजिन को भी फिनिश कर देगा। इधर डोंगडोंग ज़ाओजिन से कहने लगा कि मैं तो इस मोटे भद्दे ड्रैगन को खाने के लिए काफी ज्यादा बेताब हूँ, जल्दी से मुकाबले को शुरू किया जाए। और उतने में वो ड्रैगन इन दोनों पर अपने मुंह की बदबू छोड़ देता है, जिसे सूंघते बाद ही डोंगडोंग ने इस ड्रैगन को खाने का इरादा बदल दिया था। वो तुरंत ही हवा में फ्लोट करते हुए कहने लगा कि तुमने बेबी ड्रैगन को गुस्सा दिलाया है, इसका अंजाम काफी ज्यादा भयानक होगा। और अब यहाँ पर डोंगडोंग ने अपने होली ड्रैगन वाले फॉर्म को रिलीज कर दिया। उस बड़ी से विशाल होली ड्रैगन को देखते साथ ही औरो और उसका ड्रैगन काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। इनफैक्ट ओरिलिन और हाई प्रीस्ट भी हैरान थे। वो कहते हैं कि ये तो एंशिएंट होली ड्रैगन है। इधर डोंगडोंग को देखते साथ ही वो बड़ा सा ड्रैगन काफी ज्यादा पैनिक हो गया, जिसके चलते वो सीधा जमीन पर आकर पटक जाता है। वहीं पर औरो भी ज़ाओजिन पर भड़क गया। वो कह रहा था कि इस ड्यूल में मैंने ईस्टर्न कॉन्टिनेंट की वॉरियर यानी कि तुम्हें चैलेंज किया था, ना कि तुम्हारे ड्रैगन को, मगर तुम तो अपने होली ड्रैगन को बैटल में उतार रहे हो। इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरा मुकाबला करने की तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं। अगर तुम्हें जरा भी दम है तो अपने होली ड्रैगन को इस बैटल में इन्वॉल्व मत करो। जिस पर ज़ाओजिन कहने लगा कि तुम तो बड़ी ही बचकानी बातें कर रहे, एक वॉरियर डिवाइन ड्रैगन नाइट भी हो सकता है। अब तुम खुद अपने ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए इस मुकाबले में फाइट कर रहे, तो भला मैं अपने ड्रैगन का यूज क्यों नहीं कर सकता? अगर तुम्हें मेरे होली ड्रैगन से डर लग रहा है तो जाओ जाकर अपने लिए भी कोई होली ड्रैगन लेके आओ, फिर ये मुकाबला एकदम बराबरी का होगा। अब ये चीज तो पॉसिबल नहीं थी, जिसके चलते औरो उस पर गुस्सा हो गया। ज़ाओजिन उसे बताने लगा कि मैं हमेशा से एक जनरस और ओपन माइंडेड पर्सन हूँ, मैं कभी किसी के खिलाफ कोई ग्रज नहीं रखता, तो एक वॉरियर होने की वजह से मैं तुम्हारी इस ड्यूल के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। साथ ही साथ वो डोंगडोंग से कहने लगा कि तुम्हारी इंजरीज अभी तक पूरी तरह से रिकवर्ड नहीं हुई, इसलिए तुम्हें इस मुकाबले में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं। मुझ पर भरोसा करो, मैं इस बंदे को बड़ी आसानी से हरा दूंगा। जो सुनते साथ ही डोंगडोंग उस बड़े से ड्रैगन पर घुर्राने लगा। जो देख उस ड्रैगन ने कुत्ते जैसी आवाजें निकालते हुए तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर ली। वो तो डोंगडोंग से काफी ज्यादा डरा हुआ था। और फिर डोंगडोंग पवेलियन में पहुंच गया, जहाँ पर वो फल खाते हुए इस मुकाबले को एंजॉय करेगा। वहीं पर ज़ाओजिन भी बड़े ही कुल अंदाज में औरों से कहने लगा कि चलो मुझ पर अटैक करो। जो सुनते साथ ही औरों का ड्रैगन हवा में फ्लाई करते हुए फटाफट से ज़ाओजिन पर फायर बॉल रिलीज करने लगा, जिसे ज़ाओजिन यहाँ से वहाँ मूव होते हुए काउंटर कर रहा था। औरों ने देखा कि इतने सारे फायर बॉल का भी ज़ाओजिन पर कोई असर नहीं हुआ, और इसी दरम्यान ज़ाओजिन ने अपने हेलबर्ड को समन कर लिया। उस हेलबर्ड में अपनी पावर को चार्ज करते हुए बताने लगा कि ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में मुझे एक और नाम से जाना जाता है, मुझे कहा जाता था द ड्रैगन स्लेयर। अब मुझे द ड्रैगन स्लेयर क्यों कहा जाता है ये मैं तुझे अभी बताऊंगा। और इतना कहते साथ ही ज़ाओजिन ने अपने हेलबर्ड को सीधे उसके ड्रैगन में पियर्स कर दिया, जिससे तो ड्रैगन काफी ज्यादा भड़क गया था। वहीं पर औरो उससे कहता है कि सेकंड अटैक करने के लिए तैयार हो जाओ। और अब औरो ने अपने स्पीयर को समन करते हुए ज़ाओजिन पर लगातार स्लैशेस रिलीज करना शुरू कर दिए। तो ज़ाओजिन भी अपनी हेलबर्ड की मदद से उसके हर एक अटैक को काउंटर करने लगा। औरो ने रिलीज किए हुए स्लैश अटैक में से एक भी अटैक ज़ाओजिन को हिट नहीं हो पाता। उसने तो पूरे अरीना को ही तहस नहस कर दिया। और उसी वक्त औरो का ड्रैगन अपनी फायर पावर को रिलीज करने लगा। यहाँ पर उसने अपनी फायर एनर्जी ज़ाओजिन पर बरसाना शुरू कर दी थी। तो ज़ाओजिन अपने हेलबर्ड से एक ही स्ट्राइक रिलीज करते हुए उस ड्रैगन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो गया। ये सब देखते साथ ही औरो की तो मानो खून में ही आग लग गई। वो अपने ड्रैगन से कहने लगा कि दोबारा से इस पर अटैक चार्ज करो। जो सुनते साथ ही उसका ड्रैगन काफी तेजी के साथ हवा में फ्लाई करने लगा। उसके ऑरा से ही वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज हो रहे थे। वहीं पर ज़ाओजिन दिल ही दिल में कहने लगा कि मैंने मिस्टिकल एनर्जी को मास्टर किया है, मैं मेरी ही रैंकिंग वाले कल्टीवेटर को बड़ी आसानी से हरा सकता हूँ। और फिर ज़ाओजिन ने अपनी सबसे स्पेशल हेवन शैटरिंग पाम टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। उसके ऐसा करते साथ ही आसमान पूरी तरह से रेड हो चुका था, और अब उसी आसमान को पियर्स करते हुए एक जायंट हाथ नीचे की तरफ आने लगा। उस जायंट हाथ को देखते साथ ही औरों की तो मानो होश ही उड़ गए। और इसी दरम्यान ज़ाओजिन ने उसके ड्रैगन को जकड़ लिया, जिसके चलते औरों सीधा जमीन पर पटक जाता है। ज़ाओजिन की मूव का उसके पास कोई जवाब नहीं था, और वहीं पर ज़ाओजिन बड़ी तेजी के साथ उस ड्रैगन को गोल गोल घुमाने लगा।
लगा। उसे गोल गोल स्पिन होता हुआ देखकर ड्रैगन के साथ साथ दूसरे लोगों को भी चक्कर आने लगे। ज़ाओजिन की इस डोमिनेंस को देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए और उतने में औरों से चिल्लाते हुए कहने लगा कि साले कमीने मेरे ड्रैगन को छोड़ दे। तो ज़ाओजिन उससे कहता है कि हाँ, मैं भी इसे कहा ही पकड़ने वाला हूँ, अगर तुम में दम है तो अपने ड्रैगन को कैच करो। और इतना कहते साथ ही ज़ाओजिन ने उस ड्रैगन को औरों पर ही थ्रो कर दिया। यहाँ पर हम उस बंदे की आंखों में डर साफ साफ देख पाते हैं। उसके नीचे पटकते साथ ही वहाँ पर काफी जोरदार ब्लास्ट हो गए, जिससे तो पूरा अरीना शेक हो रहा था। आज तक भी औरों के ड्रैगन की इतनी तगड़ी धुलाई किसी ने नहीं की थी जितनी की ज़ाओजिन ने की है। यहाँ पर हम ज़ाओजिन के चेहरे पर स्माइल देख पाते हैं। उसने वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में अपना डोमिनेंस साबित कर दिया। वहीं पर औरों जैसे तैसे सांस लेने लगा। उसकी तो काफी जम के धुलाई हुई थी। उसमें तो इतना भी दम नहीं था कि ज़ाओजिन पर एक और अटैक कर पाए। साथ ही अरीना में मौजूद सभी लोग हैरान थे। उन्हें लगा ही नहीं था कि एक आउटसाइडर औरों को हरा पाएगा। औरों आज तक किसी भी बैटल में नहीं हारा था, मगर ज़ाओजिन ने उसका रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। यहाँ पर केली भी खुश था। उसे पता है कि फाइनली ज़ाओजिन ने अपना डोमिनेंस साबित कर दिया। अब वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में इसके ही चर्चे होंगे। खैर, ये सदमा सबके लिए काफी ज्यादा भयानक था और अब इस सदमे से उभरने के बाद इस सभी लोग ज़ाओजिन को चीयर्स करने लगे। ज़ाओजिन तो इनके लिए इनका नया हीरो बन चुका था। इस तरह से ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के वॉरियर ने वेस्टर्न कॉन्टिनेंट को भी अपना दीवाना बना दिया। इनफैक्ट यहाँ की ड्यूक ओरिलिन भी ज़ाओजिन के नाम की माला जपने लगे। वो खुश होते हुए कहने लगे कि मैंने आज तक ऐसा मैग्निफिसेंट वॉरियर नहीं देखा था। इस बैटल के बाद तो तुम पूरे के पूरे वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में फेमस हो जाओगे। इधर डोंगडोंग सीधे ओदिरा के पास पहुंच चुका था। वो कहता है, मिस्टर ओदिरा, आपके चेहरे से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि आप मेरे दोस्त की जीत को देखकर खुश हो। मेरे ख्याल से आज आपके जो इरादे थे वो पूरी तरह से नाकाम हो गए, इसीलिए तो आपका मुंह लटका हुआ है। मगर कोई बात नहीं, गॉड ऑफ लाइट की ग्लोरी आप पर हमेशा बरसती रहे। वेल, ओदिरा को तो डोंगडोंग पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर वो चाहकर भी हमारे डोंगडोंग से पंगे नहीं ले सकता। वहीं पर ज़ाओजिन दिल ही दिल में सोचने लगा कि एंशिएंट फॉरेस्ट काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। वहाँ जाने वाला कोई भी ग्रेटेस्ट वॉरियर आज तक वापस नहीं आया, तो मैं शुरुआत में ही इतनी बड़ी रिस्क नहीं उठा सकता। मेरे ख्याल से मैंने सबसे पहला जिनलान कैपिटल में मौजूद एंशिएंट टेम्पल को विजिट करना चाहिए। उस गॉड ऑफ लाइट के एंशिएंट टेम्पल से मुझे कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। इसी तरह से मैं अपने सवालों के जवाब ढूंढ सकता हूँ। तो इस तरह से ज़ाओजिन ने अपनी अथॉरिटी को एस्टेब्लिश किया। अब उसका अगला टारगेट था जिनलान कैपिटल में मौजूद टेम्पल। वहाँ से ज़ाओजिन को ढेर सारी जानकारी मिल सकती थी। गॉड ऑफ लाइट की मेहरबानी हुई तो ज़ाओजिन को उसके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और हमें एक बहुत बड़ा गेट दिखाया जाता है, जहाँ पर ज़ाओजिन अपने बीस्ट किंग पर सवार होकर पहुंच चुका था। उसके वहाँ आते साथ ही वहाँ के पहरेदार काफी ज्यादा पैनिक हो गए। ज़ाओजिन उनसे कहने लगा कि मेरे ख्याल से यही जिनलान रॉयल कैपिटल का मेन गेट है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपने कैपिटल के गेट को बंद क्यों करके रखा। जिस पर वो पहरेदार कहने लगा कि ये तो हमारा साउथ गेट है, अगर तुम्हें कैपिटल में एंट्री करनी है तो तुम्हें घूमकर ईस्ट गेट से आना पड़ेगा। जो सुनते साथ ही ज़ाओजिन का डिमोनिक बीस्ट अपना पाव पटककर उन पर गुस्सा दिखाने लगा। उतने में ही ज़ाओजिन अपना एक टोकन उनकी तरफ थ्रो करते हुए कहने लगा कि क्या इसे देखकर भी तुम मुझे अलाउड नहीं करोगे। दरअसल ये ड्यूक का टोकन था, जिसे देखते साथ ही उन सिपाहियों ने तुरंत ही दरवाजा ओपन कर दिया। सो इस तरह से ज़ाओजिन को जिनलान कैपिटल में एंट्री मिल चुकी थी। थोड़ी ही देर में वो इस कैपिटल की डाली सिटी में पहुंच चुका था और तभी इनकी नजर पड़ी टेम्पल ऑफ लाइट पर। वेल, इसी टेम्पल में 10,000 साल पुराने इतिहास को सेक्रेड रेलिक में तब्दील करके छुपाया गया था और ज़ाओजिन उसी एंशिएंट टेक्स्ट को पढ़ना चाहता है ताकि उसे अपने पास्ट के बारे में पता चल सके। इसलिए वो फटाफट से अपने डिवाइन सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए उस पूरी जगह को चेक करने लगा। यहाँ पर ज़ाओजिन को एक प्योर कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी के ट्रेसेस मिल रहे थे, जिसे देखते साथ ही ज़ाओजिन समझ गया कि जरूर से उस एंशिएंट रिकॉर्ड को कोई पावरफुल फिगर गार्ड कर रहा होगा। पता नहीं वो शख्स कितना ज्यादा खतरनाक होगा। जो सुनते साथ ही डोंगडोंग ने अपनी ज्ञान की गंगा प्रवाहित करना शुरू कर दी और ज़ाओजिन को बताने लगा कि जब भी तुम्हें ऊपर वाले का एहसास हो, समझ जाओ कि तुम उसके एक प्रॉपर बिलीवर बन चुके हो। तुमने ऊपर वाले के लिए अपने दिल में ईमान जगाया है और अब तुम्हें ऊपर वाले को फॉलो करना होगा। जो सुनते साथ ही ज़ाओजिन उससे कहने लगा कि मेरे ख्याल से अब तुमने ऊपर वाले का मैसेंजर बनने की ड्यूटी को बंद करना चाहिए। तुम्हारी ये आस्था भरी बातें सुनकर कहीं मैं भी एक प्रीस्ट न बन जाऊं। और अब हमें इस होली टेम्पल
के मेन पोप को दिखाया जाता है, जिसने अपने मैजिकल पावर से आसमान से कुछ पन्ने रिलीज कर दिए। उन पन्नों पर एक खबर लिखी थी जो कि आज की एक ब्रेकिंग न्यूज बनने वाली है। वेल उस पन्ने पर लिखा था कि आज एक डिवाइन सीक्रेट सबके सामने रिवील होगा। आज का दिन है डिवाइन रेवलेशन। तो इसे पढ़ते साथ ही ज़ाओचन डोंग डोंग को बताने लगा कि मेरे ख्याल से अब हमें कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं, हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्यों ना कुछ खा पी कर आराम किया जाए। और अब हम देख पाते हैं मेंकेजिन को, जो वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में पहुंच चुकी है। उसे भी आज की ताजा खबर मिल चुकी थी। उस पन्ने पर लिखा था कि आज टेम्पल ऑफ लाइट के सारे अथॉरिटीज और रॉयल फैमिली के मेंबर्स इस सेरेमनी को ज्वाइन करेंगे। वेल इस खबर को पढ़कर मेंकेजिन भी थोड़ी सी खुश हो गई। वो कह रही थी कि टेम्पल की सारी अथॉरिटी इस सेरेमनी को अटेंड करेगी, यानी कि टेम्पल पर कोई पहरा नहीं होने वाला, तो मैं उस टेम्पल में बड़ी आसानी से दाखिल हो सकती। और वहीं पर हम शियांग टियान को देख पाते हैं। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि मेंकेजिन तुम वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में क्यों आई हो, इसके पीछे की वजह मैं जानता हूँ। तुम्हें तो ये लग रहा था कि तुम्हारे यहाँ आने की किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, लेकिन मेरी जासूस भी काफी ज्यादा शार्प है। उन्होंने तुम्हारी हर एक मूवमेंट पर नजर रखी थी। आज यहाँ पर डिवाइन रेवलेशन सेरेमनी होने वाली है, तो मैं जानता हूँ कि तुम इसी मौके का फायदा उठाकर टेम्पल में घुसने की कोशिश करोगी, लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं अकेले तुम्हें वहाँ पर जाने नहीं दूंगा। इधर डोंग डोंग और ज़ाओचन एक जगह पर छुपे हुए थे। उन्हें बस टेम्पल ऑफ लाइट में एंटर करने का मौका चाहिए था, तो वो लोग एक कैरेज को फॉलो करते हुए तुरंत ही अंदर दाखिल हो जाते हैं। और अब हमें चर्च ऑफ लाइट का मेन हॉल दिखाया गया। ज़ाओचन यहाँ पर भी पहुँच चुका था। वो कहने लगा कि आज चर्च ने बड़ी हिम्मत दिखाते हुए डिवाइन रेवलेशन को अनाउंस किया। इसके पीछे जरूर से उनका कोई प्लान होगा, इसलिए हमें यहाँ पर काफी ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। और उतने में ज़ाओचन ने देखा कि डीमन सक्सेसर शियांग टियान वहाँ पर पहुँच चुका है। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदा यहाँ पर कैसे पहुँच गया। वहीं पर शियांग टियान का ज़ाओचन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो कहने लगा कि मुझे तो लगा था यहाँ पर आना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन मैं तो बड़ी आसानी के साथ आप लोगों के मेन हॉल में पहुँच गया। और तुम्हारी चर्च ऑफ लाइट में इतनी भी हिम्मत नहीं कि मुझे यहाँ पर आने से रोक पाए। उतने में शियांग टियान पर बड़ी भयानक रोशनी से अटैक होना शुरू हो जाते हैं, जिससे शियांग टियान पीछे की तरफ पुश हो गया। इसलिए गुस्से में पूछ रहा था कि बताओ तुम कौन हो, अगर तुम में जरा भी दम है तो मेरे सामने आकर बात करो। और उतने में वहाँ पर एक डिवाइन लाइट का पोर्टल ओपन होते हुए इस चर्च के हेड उसके सामने आ गए। वेल ये है यहाँ का हाई प्रीस्ट और 5वीं रैंकिंग का कल्टीवेटर था। वो शियांग टियान से कहने लगा कि तुम 4थे रैंकिंग के कल्टीवेटर हो और यहाँ तक पहुँचने में तुमने काफी सारी मेहनत की होगी, मगर तुमने तो बस अपनी एक गलती की वजह से अपना पूरा कल्टीवेशन दाव पर लगा दिया। हो सकता है कि आज यहाँ पर तुम मारे जाओ और तुम्हारी इतने सालों की मेहनत जाया हो जाएगी। इधर ज़ाओचन ने फटाफट से अपने आसपास एक शील्ड फॉर्म कर ली थी ताकि ये हाई प्रीस्ट उसे देख न सके, मगर हाई प्रीस्ट ने तो अपने परसेप्चुअल विजन का इस्तेमाल करते हुए इस जगह को चेक करना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि यहाँ पर एक और कल्टीवेटर मौजूद है, अब छुपने से कोई फायदा नहीं होगा, जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। जो सुनते साथ ही ज़ाओचन थोड़ा सा शॉक हो गया। वो कह रहा था कि शायद अब हमारी पोल खुल चुकी है। इस बंदे ने तो बड़ी आसानी से हमें सेंस कर लिया, मगर हाई प्रीस्ट ने ज़ाओचन को ट्रेस नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पर हम फूलों की पंखुड़ियों का एक फ्लो देख पाते हैं। और अब उसी फ्लो से मेंकेजिन वहाँ पर अपीयर हो गई। अब उसे वहाँ देखते साथ ही ज़ाओचन को एक और सरप्राइज मिल गया। उसके सामने तो सबसे बड़ा ये सवाल था कि मुसीबत की टोकरी यहाँ पर क्यों आई होगी। वहीं पर हाई प्रीस्ट मेंकेजिन से कहने लगा कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने यहाँ आकर इतना बड़ा खतरा क्यों उठाया। तुम्हें तो ये बात पता होनी चाहिए कि गॉड ऑफ लाइट की पावर कोई आउटसाइडर क्लेम नहीं कर सकता। ये सारी शक्तियाँ हमारे देवता की है, तो वो हमेशा उन्हीं के पास रहेगी। जो सुनते साथ ही मेंकेजिन हाई प्रीस्ट से कहने लगी कि देवता अब मर चुके, इस दुनिया से गॉड्स का नामो निशान मिट चुका, इसलिए उनकी जो भी शक्तियाँ हैं वो हमने आपस में बांट लेनी चाहिए। आपका चर्च ऑफ लाइट उन शक्तियों पर अकेले तो कब्जा नहीं कर सकता। और इतना कहते साथ ही मेंकेजिन ने अपनी सोर्ड को समन कर लिया। हाई प्रीस्ट उसके तेवर देखते हुए कहने लगा कि तुम्हारी जुबान तो कैंची से भी ज्यादा तेज चलती है। खैर ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो कि तुम दोनों मेरे सामने एक सेकंड भी टिक नहीं पाओगे, और मैं यहाँ पर तुमसे डील करने नहीं आया था, बल्कि मैं तो उन लोगों का स्वागत करने आया हूँ जो यहाँ पर काफी टाइम से मौजूद है। जिसके बाद हाई प्रीस्ट कहने लगे कि चलो मेरे दोस्तों अब चुपचाप से
मेरे सामने आ जाओ। और उतने में वहाँ पर कुछ पोर्टल्स ओपन होना शुरू हो जाते हैं। वेल ये सब देखकर मेंग केजिन और शियांग टियान काफी ज्यादा पैनिक हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता है कि आज उनकी हालत किसी सैंडविच जैसी होने वाली है। और अब वहाँ पर हम एक और प्रिस्ट को उस पोर्टल से बाहर आता हुआ देख पाते हैं। वो अपने साथ अपने कुछ फॉलोअर्स भी लेकर आया था। वेल ये सब देखकर डोंग डोंग तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया, मगर वो कुछ बोल पाए इससे पहले ज़ाओजिन उसका मुंह बंद कर देता है। वो डोंग डोंग को बताने लगा कि ये सभी लोग चौथी और पांचवी रैंकिंग के वॉरियर्स हैं। चर्च ऑफ लाइट का पुराना दुश्मन है, जिसे चर्च ऑफ डार्क भी कहा जाता, और मेरे ख्याल से ये सभी लोग उसी डार्क चर्च के मेंबर होंगे। सब यहाँ पर चर्च ऑफ लाइट के हाई प्रीस्ट ने भी अपने एक फॉर्मेशन के जरिए कुछ साथियों को वहाँ पर समन कर लिया, ताकि यहाँ पर होने वाला मुकाबला एकदम इक्वल हो। अब डार्क चर्च का हाई प्रीस्ट चर्च ऑफ लाइट के हाई प्रीस्ट से कहने लगा कि तुमने हजारों सालों से गॉड ऑफ लाइट की हड्डियों को सील करके रखा। तुम्हें ये गलतफहमी है कि तुम उन सड़ी हुई हड्डियों की मदद से गॉड ऑफ लाइट को दोबारा से रिजरेक्ट कर पाओगे, लेकिन क्या तुम्हें ऐसा लगा था कि हम तुम्हें ऐसी हरकत करने देंगे? और इतना कहते साथ ही उस हाई प्रीस्ट ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए चर्च ऑफ लाइट के हेड पर अटैक कर दिया। वहीं पर चर्च ऑफ लाइट का प्रीस्ट भी गुस्से में कहने लगा कि हमारे गॉड के रिजरेक्शन को कोई भी रोक नहीं सकता। और इतना कहते साथ ही उसने अपनी मैजिकल स्टिक की मदद से डिवाइन पावर रिलीज करके उस बंदे के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही वहाँ पर मुसलसल अटैक होना शुरू हो चुके थे, तो मेंग केजिन और शियांग टियान इधर उधर भागते हुए अटैक को डॉच करने लगे। इधर ज़ाओजिन इन दोनों को स्ट्रगल करता हुआ देख रहा था। वो दिल ही दिल में सोचता है कि आज मुझे पता चला चर्च ऑफ लाइट का असली इरादा क्या है। ये अपने गॉड ऑफ लाइट को दोबारा से रिजरेक्ट करना चाहते और डार्क चर्च ऐसा किसी भी कीमत पर होने नहीं देगा। लेकिन मुझे बस एक बात समझ नहीं आ रही, चर्च ऑफ लाइट तो शुरू से ही हेवन के कंट्रोल में रहा है। अगर इन्हें अपने गॉड ऑफ लाइट को रिजरेक्ट करना ही था तो ये उसकी सारी हड्डियां हेवन में भेज सकते थे। वहाँ पर तो हेवन के होते हुए कोई भी उस रिजरेक्शन को रोक नहीं पाएगा। मगर फिर भी चर्च ऑफ लाइट ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने गॉड ऑफ लाइट के सारे रिमेन्स अपने पास रखे, ताकि गॉड ऑफ लाइट मॉर्टल रेल्म में पैदा हो पाए। वेल इस चर्च के लोग एक देवता को मॉर्टल रेल्म में रिजरेक्ट क्यों करना चाहते हैं, इसका रीजन तो ज़ाओजिन को भी नहीं पता। वो डोंग डोंग से कहने लगा कि यहाँ पर अब काफी सारे लोग जमा होंगे। मेरे ख्याल से हमारा यहाँ पर रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं। रही बात एंशिएंट रेलिक को पढ़ने की, तो वो हम बाद में भी कर सकते हैं। और इतना कहते साथ ही वो डोंग डोंग को लेकर तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ा। लेकिन इनकी टाइमिंग काफी ज्यादा बेकार थी, क्योंकि तब तक मेंग केजिन और शियांग टियान भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो दोनों तो ज़ाओजिन को अपने सामने देखते साथ ही काफी ज्यादा अचंभित हो गए। सो यहाँ पर मेंग केजिन ज़ाओजिन से कहने लगी कि कुछ दिनों पहले मैंने यहाँ के चर्चे सुने थे। मुझे बताया गया कि एक ड्रैगन और उसके मालिक ने एक मुकाबला जीतकर वेस्टर्न कॉन्टिनेंट पर अपना डोमिनेंस साबित किया। उस वक्त तो मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि वो पर्सन तुम होंगे, लेकिन आज तुम्हें यहाँ देखकर मुझे पता चला कि तुमने ही वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में अपना डोमिनेंस साबित किया था। मेरे ख्याल से तुम यहाँ पर डिवाइन बोन को हासिल करने आए हो। और इतना कहते साथ ही मेंग केजिन उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो गई, जो देखते साथ ही डोंग डोंग भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधे ज़ाओजिन के सामने आ गया। वहीं पर शियांग टियान भी मुकाबले के लिए तैयार होते हुए कहने लगा कि हम तीनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं जमती। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि किस्मत हमारी तिगड़ी को बिगाड़ना चाहती है। तो चल फिर ज़ाओजिन, जल्दी से मेरा हेलबर्ड मुझे वापस कर दे। जो सुनते साथ ही ज़ाओजिन ने फटाफट से उसका हेलबर्ड बाहर निकाल लिया, मगर वो शियांग टियान को देने के लिए नहीं, बल्कि उसकी कुटाई करने के लिए। ज़ाओजिन उनसे कहने लगा कि मैं तो यहाँ पर किसी अलग ही मकसद से आया था, लेकिन अब पता चला कि तुम दोनों किसी डिवाइन बोन को हासिल करना चाहते हो, तो क्यों ना तुम दोनों अपने मिशन पर ध्यान देकर मेरा पीछा छोड़ दो। लेकिन ये दोनों कहाँ ही उसकी सुनने वाले थे। इनफैक्ट ये दोनों एक साथ मिलकर ही ज़ाओजिन पर हमला करने रवाना हो गए। मगर तभी इन्होंने देखा कि इन दोनों हाई प्रीस्ट के दरमियान एक जोरदार क्लैश हो चुका, जिसमें चर्च ऑफ लाइट के हाई प्रीस्ट सीधा उस चर्च से बाहर पुश हो जाते हैं। तब तक डार्क चर्च का प्रीस्ट भी वहाँ पर पहुँच चुका था। वो कह रहा था कि यहाँ पर तो काफी ज्यादा शांति है, क्यों ना थोड़ा सा शोर शराबा किया जाए। और इतना कहते साथ ही इन दोनों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया, जिससे वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो चुका था। वेल इस नजारे को देखते साथ ही चर्च ऑफ लाइट के गार्ड्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो समझ गए थे कि उनके चर्च ऑफ लाइट में कोई घुस चुका है, तो भी इस बैटल में शामिल हो गए। इधर मेन हॉल में डार्क चर्च के लोगों ने इन कल्टिवेटर्स पर भी हमला करना शुरू कर दिया। तो
ज़ाओजिन, मेंग केजिन और शियांग टियान तुरंत ही वहाँ से भागने लगे। मेंग केजिन कह रही थी कि फिलहाल हम तीनों की जान खतरे में है, तो क्यों ना बस थोड़ी देर के लिए हम अपनी आपसी दुश्मनी को भूलकर एक साथ मिलकर काम करें। इस तरह से हम दुश्मनों को हरा भी सकते हैं और साथ ही इस चर्च के सेक्रेड रेलिक पर भी कब्जा कर पाएंगे, यानी कि हमें यहाँ से खाली हाथ लौटने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट की सिर्फ डिवाइन बोन ही नहीं है, बल्कि उनके कई सारे ट्रेजर्स भी हैं। पहले तो हम उस ट्रेजर पर कब्जा कर लेंगे और बाद में वो ट्रेजर किसे मिलेगा ये तो हमारी एबिलिटीज पर निर्भर होगा। जिस पर डोंग डोंग कहने लगा कि मुझे इस लड़की की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर डिवाइन बोन के अलावा और कोई रेलिक होगा। तो मेंग केजिन कहने लगी कि जब गॉड ऑफ लाइट की मौत हुई थी तब उसका लाइफ एसेंस ऑटोमेटिकली क्रिस्टलाइज होकर उससे एक पिल फॉर्म हो गई। वेल यहाँ पर ये चारों भी डार्क चर्च के अटैक को जैसे तैसे काउंटर करते हुए आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर शियांग टियान दिल ही दिल में सोचता है कि ज़ाओजिन और मेंग केजिन की तो आपस में बिल्कुल भी नहीं जमती, इसलिए जब हम तीनों की आपस में फाइट होगी तब मेरे फायदे की सबसे ज्यादा उम्मीद है। इसलिए शियांग टियान फटाफट से मेंग केजिन के साथ टीम अप होने के लिए तैयार हो गया। इधर ज़ाओजिन के दिमाग में कुछ अलग ही प्लान चल रहा था, वो बस मौके की तलाश में है ताकि इन दोनों से अपना पीछा छुड़ा सके। मगर यह का माहौल इतना ज्यादा खराब था कि ज़ाओजिन को मजबूर होकर इन दोनों का साथ देना पड़ेगा। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि वैसे भी डार्क चर्च के इतने पावरफुल वॉरियर्स हाथ धोकर हमारे पीछे पड़े हैं, अगर उनसे निपट लिया जाए और रेलिक को हासिल किया जाए तो ये ट्रिप काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। बस शर्त इतनी है कि वो रेलिक किसी भी कीमत पर मेंग केजिन के हाथ नहीं लगना चाहिए। शियांग टियान को कोई मसला नहीं, अगर उसने वो रेलिक हासिल भी किया तो मैं बाद में उससे वो छीन ही लूंगा। इसलिए अब वो मेंग केजिन को बता देता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी टीम का हिस्सा बनने के लिए तैयार हूँ। और फिर इन तीनों ने मिलकर थंडर का इस्तेमाल करते हुए डार्क चर्च के लोगों को बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसके बाद मेंग केजिन इन दोनों को लेकर एक दरवाजे के सामने पहुंच गई। वो इन दोनों को बता रही थी कि इसी सीक्रेट चेम्बर से मुझे सेक्रेड रेलिक की ऑरा महसूस हो रही, अगर हम इसे ब्रेक करें तो शायद हो सकता है वो रेलिक हमारे हाथ लग जाए। तो इन तीनों ने अपने अपने पार्ट्स का इस्तेमाल करते हुए एक साथ मिलकर उस दरवाजे पर हमला कर दिया, जिससे वो डोर ब्रेक होकर ये लोग चर्च ऑफ लाइट के सीक्रेट चेम्बर में पहुंच जाते हैं। वेल इनके सामने एक डिवाइन शील्ड मौजूद थी और जैसे ही मेंग केजिन ने उसे टच किया उसकी एनर्जी बड़ी ही तेजी के साथ मेंग केजिन को पीछे की तरफ पुश कर देती है। लेकिन डोंग डोंग पर इसकी एनर्जी का कोई असर नहीं होता, इसलिए वो थोड़ा सा क्यूरियस होकर उस शील्ड पर हाथ लगा देता है, मगर उस शील्ड ने तो डोंग डोंग पर बिल्कुल भी कोई रिएक्शन नहीं दिया, जिसके चलते डोंग डोंग उसके अंदर एंटर कर लेता है। मगर इन तीनों की तो पूरी तरह से वाट लग गई थी, इन पर हिडन वेपन से अटैक होना शुरू हो गए। तो ये तीनों भी फटाफट से पीछे की तरफ पुश होते हुए उस अटैक को काउंटर कर लेते हैं, मगर तब तक इनके आसपास एक पावरफुल बैरियर सेटअप हो चुका था। साथ ही साथ इन्हें वहाँ पर एक बंदे की आवाज सुनाई देने लगी। वो कह रहा था कि ईस्टर्न के कल्टीवेटर्स का गॉड ऑफ लाइट पर जरा भी भरोसा नहीं, और जो गॉड ऑफ लाइट पर यकीन नहीं करता उसे यहाँ पर एंट्री नहीं मिलती। और अब वहाँ पर एक डिवाइन लाइट का पोर्टल ओपन होते हुए उसमें से कुछ बंदे इन तीनों के सामने पहुँच गए। वो कह रहे थे कि तुम लोग इसलिए यहाँ पर आए ताकि हमारे सेक्रेड रेलिक पर कब्जा कर सको। क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगा था कि यहाँ पर कोई रेलिक है? इधर शियांग टियान अपने साथियों से कहने लगा कि इनमें से 2 बंदे 5वीं स्टेज के वॉरियर्स हैं और एक है 4थी स्टेज पर। उतने में ही वहाँ का सीनियर उन्हें बताने लगा कि मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि यहाँ पर कोई रेलिक नहीं, बस हमारे डिवाइन गॉड के हाथ की बोन है। जिस पर ज़ाओजिन पूछता है कि आपने गॉड ऑफ लाइट के रिमेन्स को अलग अलग टेम्पल में सील करके रखा, क्या आप मुझे इसके पीछे का रीजन बता सकते हो? तो एल्डर जवाब देते हुए कहने लगा कि अगर हमने सारे रिमेन्स को एक जगह पर जमा किया होता तो उससे काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होगी और फिर तुम्हारे जैसे चोर अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करके उन रिमेन्स को चुराने की कोशिश करते, इसलिए हमने गॉड ऑफ लाइट के रिमेन्स को अलग अलग टेम्पल्स में सील्ड करके रखा। लेकिन अब हमें गॉड ऑफ लाइट का स्कल मिल चुका है, तो फाइनली हम अपने गॉड को रिजरेक्ट कर पाएंगे। और उतने में डोंग डोंग एक बॉक्स लेकर उस शील्ड से बाहर पहुंच जाता है। उसे देखकर तो ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए। ये बॉक्स काफी ज्यादा भारी था, मगर डोंग डोंग अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उस बॉक्स को लेकर फ्लाई करने लगा। ये सब देखकर तो एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। वो अमेज होते हुए कहने लगे कि ये नन्हा सा जानवर इस शील्ड के अंदर कैसे चला गया? उस बॉक्स में तो हमारे गॉड ऑफ लाइट का हाथ है, जल्दी से उस बॉक्स को हासिल करो। इसलिए वो तीनों मास्टर्स मिलकर डोंग डोंग पर अपने विप से अटैक करने लगे, मगर डोंग डोंग जैसे तैसे उन थंडर स्लैशेस के अटैक को काउंटर करते हुए आगे बढ़ने लगा। वो बता रहा था कि मैं ही गॉड ऑफ लाइट के सबसे ज्यादा करीब हूँ, इसलिए तो उन्होंने मुझे अपने शील्ड में एंटर करने दिया। तो प्लीज मुझ पर हमले करना बंद कर दो, मैं गॉड ऑफ लाइट का वफादार हूँ। लेकिन इस बार डोंग डोंग के प्रवचन को कोई नहीं सुनता। वहीं पर ज़ाओजिन डोंग डोंग से कहने लगा कि प्लीज उस बॉक्स को छोड़ दो, वो तुम्हारी जान से कीमती नहीं हो सकता। और इसीलिए
डोंगडोंग ने उसी बॉक्स को थ्रो करते हुए इन तीनों पर हमला कर दिया। लेकिन मेंग केजिन तो काफी ज्यादा शातिर है, उसने फटाफट से जाकर उस बॉक्स को कैच कर लिया और अब उसने अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए वहाँ सेटअप किए गए फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया। अब उसे वहाँ से भागता हुआ देखकर ये सभी लोग उसका पीछा करने लगे। इधर हॉल के बाहर दोनों हाई प्रीस्ट में अभी भी फाइट चल रही है। उन्होंने देखा कि एक बंदी ट्रेजर बॉक्स को लेकर भाग रही, तो ये दोनों भी फटाफट से मेंग केजिन की तरफ रवाना हो गए। वहीं दूसरी तरफ ज़ाओचेन ने डोंगडोंग को कैच कर लिया था। डोंगडोंग काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर ज़ाओचेन से कहने लगा कि हमने जल्दी से उस सीक्रेट चेम्बर में वापस जाना चाहिए, वहाँ पर वाकई एक सीक्रेट रेलिक मौजूद है। अभी सुनते साथ ही ज़ाओचेन थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। वो कह रहा था कि सीक्रेट रेलिक तो मेंग केजिन लेकर भाग गई, तो फिर सीक्रेट चेम्बर में जाने का क्या फायदा। जिस पर डोंगडोंग कहता है कि वो बॉक्स खाली था, मैं तो बस उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए खाली बॉक्स लेकर आया था और देखो मेरी ये चाल काम कर गई। वो सभी लोग एक एम्प्टी बॉक्स के पीछे पड़े हैं और तब तक हम असली खजाना लूट लेंगे। वेल डोंगडोंग की इस होशियारी को देखकर तो ज़ाओचेन काफी ज्यादा शॉक हो गया। वो उसे लाड़ करते हुए कहने लगा कि तुम तो दिन ब दिन काफी ज्यादा शरारती हो रहे। और अब थोड़ी देर में ये लोग सीक्रेट रेलिक हासिल करके तुरंत ही वहाँ से निकल पड़े। ये दोनों जंगल में पहुँच चुके थे, मगर ज़ाओचेन जानता है कि मेंग केजिन तुरंत ही उसके पीछे पहुँच जाएगी, क्योंकि उस बंदी को उल्लू बनाना इतना भी आसान नहीं हो सकता। और ज़ाओचेन का ये अंदाजा 100% सही साबित हो गया, क्योंकि कुछ ही देर में मेंग केजिन और शियांग टियान भी उस जंगल में पहुँच जाते हैं। मेंग केजिन तो डोंगडोंग को काफी सारी गालियाँ दे रही थी, क्योंकि डोंगडोंग ने बड़ी आसानी से उसे चकमा दिया था। वहीं पर ज़ाओचेन उस डिवाइन बोन को चेक करने लगा। वो कह रहा था कि मुझे पहले भी डिवाइन बोन हासिल हुई थी, लेकिन ये वाली बोन उससे काफी ज्यादा अलग है। ऐसा लगता है कि इसके अंदर कोई पावरफुल चीज होगी जिसकी रोशनी इस बोन से बाहर आ रही। अगर हजारों सालों बाद भी ये बोन इतनी ज्यादा ग्लो कर रही है तो हम इससे गॉड ऑफ लाइट की पावर का अंदाजा लगा सकते। तो डोंगडोंग उससे कहने लगा कि हाँ बिल्कुल, मुझे भी इस बोन से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस हो रही। हो सकता है कि इस डिवाइन बोन से हमें ढेर सारी जानकारी हासिल हो जाए। और उतने में मेंग केजिन ने ज़ाओचेन पर हमला कर दिया, मगर ज़ाओचेन तो उसके अटैक के लिए पूरी तरह से तैयार था। वो उस पर काउंटर स्ट्राइक हिट करते हुए उसे पीछे की तरफ पुश कर देता है। साथ ही साथ उसने शियांग टियान पर भी एक जोरदार पंच हिट कर दिया था, जिसके चलते ये दोनों एक साथ मिलकर ज़ाओचेन पर कूद पड़े। तो ज़ाओचेन तुरंत ही उनके अटैक को रोकने के लिए कहने लगा कि मैं ट्रेजर तुम लोगों के हवाले करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहला हमें यहाँ से बाहर जाना होगा, वरना चर्च के लोग यहाँ आकर हमारा शिकार करेंगे। अब तुम दोनों के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझ में तो मरने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं। जिस पर शियांग टियान कहने लगा कि तुम काफी ज्यादा शातिर हो, बस हमारा इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों से निपटना चाहते, उसके बाद तुम्हें रेलिक लेकर भाग जाओगे। जो सुनते साथ ही ज़ाओचेन कहने लगा ठीक है, फिर मैं ये डिवाइन बोन उन लोगों के हवाले कर देता हूँ। लेकिन मेंग केजिन ने तुरंत ही उसे रोक लिया। वो उसे बता रही थी कि अगर ये बोन तुम उन्हें दे भी दो तो भी वो लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाले। इससे अच्छा तो हम सभी लोग एक साथ टीम अप होकर उनका मुकाबला करें, इस तरह से हमारे जीतने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। जिस पर शियांग टियान मेंग केजिन से कहने लगा कि कहीं तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया। वहाँ पर 5वीं स्टेज वाले टोटल 4 वॉरियर्स हैं और वहीं पर हम तीनों बस 4थी स्टेज के कल्टीवेटर हैं। क्या तुम्हें वाकई लगता कि हम उतने पावरफुल लोगों को हरा पाएंगे? जिस पर ज़ाओचेन बताने लगा कि मेंग केजिन तो एक बहादुर हीरोइन है, मैं तो उसका साथ देने वाला हूँ। जिस पर शियांग टियान कह रहा था ज़ाओचेन तू भी एक नंबर का बेवकूफ है जो कि उस चुड़ैल की बातों में आ गया। ये बंदी तो हम दोनों को खत्म करवाना चाहती ताकि ट्रेजर पर ये कब्जा करे। और अब क्या इन तीनों की प्लानिंग शुरू हो गई कि वो कैसे अपने पावरफुल अपोनेंट्स का मुकाबला करेंगे। ज़ाओचेन कह रहा था कि अगर आज हम इन लोगों को हराने में कामयाब हो गए तो हम काफी ज्यादा मशहूर हो जाएंगे। हर तरफ बस ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के कल्टीवेटर्स का बोलबाला होगा। जिस पर डोंगडोंग कहने लगा कि तुम इस बेबी ड्रैगन को भूल नहीं सकते। मैं तो चाहता हूँ कि लोग मेरी भी तारीफें करें, मुझे एक सुप्रीम ड्रैगन कह के पुकारा जाए, तो मुझे भी इन नमूनों के साथ फाइट करने का मौका दो। लेकिन ज़ाओचेन उसे समझाने लगा कि तुम्हारी इंजरीज अभी अभी हील हुई है, इसीलिए तुम सबसे आखिर में उन पर अटैक करोगे। और तब तक डार्क चर्च और चर्च ऑफ लाइट के लोग वहाँ पर पहुँच गए। वो कह रहे थे कि जल्दी से वो डिवाइन बोन हमारे हवाले कर दो। इसलिए ज़ाओचेन उस बंदे को हैरान करते हुए डिवाइन बोन उसे थमा देता है। यहाँ पर वो बंदा काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि उसे लगा ही नहीं था कि ज़ाओचेन इतनी आसानी से वो बोन उसके हवाले करेगा। वेल यही तो ज़ाओचेन का प्लान था। उसने जानबूझकर डार्क चर्च के मेंबर के हाथ में वो बोन थमा दी ताकि चर्च ऑफ लाइट के लोग उस पर हमला कर पाए। और यहाँ पर ज़ाओचेन का अंदाजा पूरी तरह से सही साबित हुआ। उन तीनों ने एक साथ मिलकर उस बंदे पर अटैक कर दिए थे। और अब जैसे ये सभी एल्डर्स उस बोन को हासिल करने के लिए रवाना हुए, उसी का फायदा ये 3 लोग उठा लेते हैं। वेल यहाँ पर शियांग टियान हुन टियान वॉइड पाथ का इस्तेमाल करता है, तो वहीं पर मेंग केजिन भी 5 एलिमेंट थंडर आर्ट को
एक्टिवेट कर देती है। सो इस तरह से इन दोनों के अटैक बड़ी तेजी के साथ जाकर उन एल्डर्स पर हिट हो चुके थे, जिससे वहां पर जोरदार धमाका हो गया। साथ ही साथ उन एल्डर्स की चीखें पूरे जंगलों में गूंजने लगी। तब तक ज़ाओ चेन ने भी डोंग डोंग को आवाज लगाई। सो यहाँ पर डोंग डोंग अपनी होली पावर को एक्टिवेट कर लेता है और चिल्लाते हुए कहने लगा कि चलो इस बेबी डोंग डोंग का मुक्का खाने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर डोंग डोंग का भयानक पंच भी उन पर जाकर हिट हो चुका था, जिससे तो एक्सप्लोजन और भी ज्यादा ब्रूटल हो जाता है। लेकिन इस पंच का इस्तेमाल करने की वजह से डोंग डोंग पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया, मगर ज़ाओ चेन फटाफट से जाकर उसे कैप्चर कर लेता है। साथ ही साथ उसने डिवाइन बोन को भी थाम लिया। और अब हम डार्क चर्च के मेंबर को देख पाते हैं, जो बुरी तरह से घायल था। वो कहता है प्लीज मुझ पर हमला मत करो, मैं तो तुम लोगों के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।